तो बस हम तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री की एंशंट का लेसन 5th कर रहे हैं, द राइज ऑफ मगधा एंड द अलेक्जेंडर इन्वेजन। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, जैसे हम देख सकते हैं राइज ऑफ मगधा देखेंगे अंडर द हरियाणकास, सेसुनागा एंड द नंदा डायनेस्टीज़। अचीवमेंट्स देखेंगे बिम्बिसारा और अजातशत्रु की। पर्शियन इन्वेजन्स देखेंगे एंड उनका क्या इम्पैक्ट हुआ वो देखेंगे। कॉज देखेंगे और कोर्स देखेंगे अलेक्जेंडर की इन्वेजन का क्या कारण था। इफ़ेक्ट्स देखेंगे अलेक्जेंडर इन्वेजन की, जो कि जानते हैं लास्ट में जाके चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य इस नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC, द नॉर्थन इंडिया कंसिस्ट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। सम ऑफ देम हैड मोनार्कल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्कल में आप जान सकते हैं जैसे कि जिसमें लोगों द्वारा चुना गया राजा नहीं होता है, जिसमें पीढ़ी दर जो चला आता है, ठीक है। वेल सम अदर वर रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स से मतलब लोगों द्वारा चुना गया राजा। वेल देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ मोनार्कीज ऑन द गैंगनेटिक प्लेन एंड द रिपब्लिक्स वाज scattered इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द नॉर्थन वेस्ट इंडिया। एंड सम ऑफ द रिपब्लिक्स की बात करें तो उसमें साक्यास थे, लिच्छावीज थे, माल्लास थे। जैसे कि हम आगे बात करें कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो रिपब्लिक्स हैं उसमें मेजॉरिटी वोट सिस्टम चलता था। जैसे लोग वोट डालेंगे देन आफ्टर उनका राजा चुना जाएगा। अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तारा निकाया में बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया कि लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम्स को कहा गया है, 16 महाजनपद। और अब उन 16 महाजनपद को हम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो वो है अंगा, मगधा, काशी, कौसला, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचला, मत्स्य, सुरासेना, अस्माका, अवंती, गांधारा, कंबोजा। तो यही सारे जो रीजन्स हैं जो भी जिसमें दी गए हैं, इसमें कुछ मोनार्कल थे, कुछ रिपब्लिक्स थे। अगर जैन टेक्स्ट की भी बात करें तो इसमें 16 किंगडम्स की बात करी गई है। और दूसरी बात, इसमें कुछ स्मॉल किंगडम्स थे, कुछ वीक किंगडम्स थे, जो कि लास्ट में जाके कुछ मतलब बड़े किंगडम्स में एकाग्रित हो गए। सो फाइनली अगर बात करें मिड 6th century BC की, तो हमेशा 4 किंगडम्स बचते हैं। 16 में से 4 ही किंगडम बच पाते हैं, और उसमें से पहला नाम था वत्सा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वत्सा, अवंती, कोसला एंड मगधा। अब हम देखेंगे नेक्स्टली कि कैसे मगधा इन सबको अपने में एक्यूमुलेट कर लेता है और अकेला एक ही बड़ा किंगडम बन जाता है। तो पहले धीरे धीरे हम वत्सा की बात करते हैं। वत्सा जो है, वत्सा किंगडम की बात करें तो अगर आज के टाइम की बात करें स्टेट की, तो ये उत्तर प्रदेश में हम मान सकते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ यमुना, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना की बैंक्स के पास ये पूरा किंगडम फैला हुआ था। इसका जो कैपिटल था वो कौसम्बी था, जो कि नियर मॉडर्न इलाहाबाद के पास है। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर रूलर था उसका नाम था उदयना। क्या नाम था? उदयना याद रहेगा बॉस, बिल्कुल याद रहेगा, उदयना। और ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। कैसे किया? मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से। किसके साथ अलाइंस किया मैट्रिमोनियल? अवंती से, अंगा से, मगधा से। तो बॉस उसने क्या किया, उसका जैसे ही मतलब मैट्रिमोनियल अलाइंसेस उसने चालू किए अवंती से, अंगा से, मगधा से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जैसे डेथ हुई, जो वत्सा जो किंगडम थी वो अनेक्स्ट कर दी गई अवंती किंगडम ने। अवंती किंगडम ने अपने किंगडम के अंतर्गत कर लिया वत्सा किंगडम को। तो अभी वत्सा एक पार्ट है अवंती किंगडम का। अभी वत्सा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर मैं अवंती की बात करूं, जो कि जिसकी कैपिटल उज्जैन है, और अवंती जो है MP अभी के हिसाब से हम देखा जाए MP महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था वो था प्रद्योता। क्या नाम था उसका? प्रद्योता याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। पहले वाले का नाम क्या था? उदयना। अभी वाले का नाम क्या है? प्रद्योता। और ये भी पावरफुल बना मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से। इसने क्या किया, ही बिकेम पावरफुल बाय मैरिंग वत्सवदत्ता द डॉटर ऑफ उदयना। तो हमने ऊपर जाना था कि अवंती ने अनेक्स कर लिया वत्सा को। उसमें मेजर कारण एक और भी था
कारण ये था कि जो वत्सा में जो उदयना था, उसकी जो लड़की थी, उसकी लड़की को उसने वसवदत्ता, मतलब मैरिंग वसवदत्ता, जो प्रद्योता से शादी करवाई थी। मतलब एक तरह से अपनी लड़की अवंती किंगडम में दी थी उसने शादी के रूप में। तो इस वजह से भी उनको एक तरह से फ़ायदा हुआ कि हाँ, उन्होंने अवंती किंगडम अनेक्स कर ली बाद में जाके। अगर अवंती की बात करें, जो उसके राजा थे प्रद्योता, वो बुद्धिज़्म में विश्वास करते थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज भी किया। और सक्सेसर्स की बात करें प्रद्योता की, जो ज़्यादातर वीक निकले और लास्ट में जाके मगधा ने उनको टेक ओवर कर लिया, और ऐसे करके अवंती भी ख़त्म हो गया। हम अभी जान पाए हैं कि अब अवंती को टेक ओवर किया वत्सा ने। अब अवंती और वत्सा जो हैं वो एक साथ, मतलब एक किंगडम बन चुके हैं। देन आफ्टर इसको मगधा ने टेक ओवर कर लिया है। अब मगधा का ही पार्ट रह चुके हैं अवंती और वत्सा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कोसला में। कोसाला की जो कैपिटल थी वो थी अयोध्या। कोसाला की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है इसका कैपिटल। और इसका जो राजा था वो था किंग प्रसन्नजीत। क्या याद रहेगा? किंग प्रसन्नजीत। फेमस रूलर थे, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन थे बहुत। और इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस चलाया मगधा के साथ। मगधा के साथ। ऊपर हमने देखा था कि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस वत्सा वालों ने चलाया था अवंती के साथ। अभी क्या हो रहा है? अभी कोसला वाले मैट्रिमोनियल अलायंस चलाएंगे मगधा के साथ। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो बहन थी, जो प्रसन्नजीत जी की बहन थी, हिज सिस्टर, उन्होंने बिंबिसार जी से शादी करवा दी और उसको काशी जो है डाउरी में दिया। जो काशी किंगडम था उसको डाउरी में दिया, उसको दहेज में। तो दहेज प्रथा हम देख सकते हैं कहाँ से चली आ रही है। किंगडम्स तक दहेज में दे दी गई थी उस टाइम पे। तो बिंबिसारा जो कि राजा थे मगधा के, उनके साथ शादी हुई। किसकी? प्रसन्नजीत की बहन की। और उसको काशी जो है डाउरी में मिला। और उसके बाद की बात करें तो कि कोसला में हुआ ये कि जो बिंबिसारा को जो बाद में नेक्स्ट वंशज था, तो उसके साथ डिस्प्यूट्स चले। देन आफ्टर प्रसन्नजीत जैसे ही ख़त्म हुआ, मर गया प्रसन्नजीत, उसके बाद कोसला भी पार्ट बन गया मगधा का। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से कनेक्टिविटी ले पाएँ तो यही कनेक्टिविटी ले पाएंगे कि जो वत्सा था, वत्सा को नेक्स्ट किया अवंती ने। देन आफ्टर अवंती को नेक्स्ट किया मगधा ने। देन आफ्टर मगधा का पहले ही अभी पार्ट बन चुकी हैं अवंती और वत्सा। अभी हम कोसला की बात करें तो कोसला ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस चलाया और बहन की शादी करवाई उधर। वो बिंबिसारा से करवाई थी, बट देन आफ्टर बिंबिसारा के बाद का जो भी राजा या शासक था अजातशत्रु, उसने डिस्प्यूट्स क्रिएट किए थे कोसला के साथ और लास्ट में मगधा को टेक ओवर कर लिया जैसे ही प्रसन्नजीत मर गया। तो अभी अवंती, वत्सा और कोसला मगधा का पार्ट है। अभी मगधा अकेला है, जो कि मैंने कहा कि 16 में से 4 ही किंगडम्स बची थी। उन 4 में से भी मगधा का एक नाम था और बाकी जो 3 थी वो भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब भी 16 की 16 किंगडम, मतलब उसमें से 15 प्लस एक मगधा है और 15 सभी की सभी मगधा के अंडर टेक ओवर है। सभी की सभी मगधा ही रूल कर रहा है उसको, जिसमें पहला जो रूलर था हमारा वो बिंबिसारा था। अगर हम मगधा की बात करें तो मगधा का जो रीजन देखा जाए तो वो बिहार क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांसेस भी थी उनके पास, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी थी, जैसे कि उनका जो सॉइल था वो फर्टाइल सॉइल था, एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम मगधा रीजन। आयरन ओर्स थी नियर द हिल्स। राजगीर, कॉपर, आयरन की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ मतलब नेचुरल एसेट्स थे वहाँ पे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन पाई। तो एट लास्ट हम देखें तो राजगृह जो थी कैपिटल बनी मगधा की। राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। अब भी हम नेक्स्ट बात करें, अब एक 1 बाय 1 हम मगधा के राजाओं की बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था बिंबिसारा के साथ शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी? कोसला के प्रसन्नजीत की बहन की। तो पहला जो शासक था हरियांका डायनेस्टी का बिंबिसारा ही था, जिसके साथ शादी करवाई गई थी। तो फर्स्टली इसने शादी करी कोसला देवी से, प्रसन्नजीत की बहन से, और काशी रीजन को डाउरी में लिया।
भाई फिर भी बंदा रुका नहीं भाई। बंदे ने उसके बाद दोबारा से शादी करी छेलाना से, जो कि प्रिंसेस थी लिच्छावी की, फैमिली ऑफ वैशाली। बंदा फिर भी नहीं रुका भाई। उसके बाद शादी करी उसने खेमा, रॉयल हाउस ऑफ मादरा इन सेंट्रल पंजाब। तो भाई बिम्बिसारा ने 3 शादियाँ करी, 3 शादियाँ करी उसने, और उसने इतनी सारी चीज़ें डाउरी में भी ली और टेक ओवर करा। तो मेजर रीज़न मगधा का ये भी माना जा सकता है स्टार्टिंग में कि उसने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी किए, जिसके कारण उसको बहुत सारी किंगडम्स का फ़ायदा मिला। अभी आगे बात करें तो बिम्बिसारा also undertook many expeditions and added more territories to the empire. He defeated ब्रह्मदत्ता of अंगा, ब्रह्मदत्ता ऑफ अंगा को इसने हराया एंड annexed that kingdom. बट ही, और उस टाइम की बात करें तो ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अवंती. He had also efficiently reorganized the administration of his kingdom. Bimbisara was a contemporary of both Vardhamana, महावीरा एंड गौतम बुद्धा. तो बिम्बिसारा जो थे वो मतलब बोथ रिलीजन्स में अपना मतलब हित रखते थे, कि उनको इंटरेस्ट था जैनिज़्म में भी और बुद्धिज़्म में भी. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ही वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ बोथ वर्धमाना महावीरा एंड गौतम बुद्धा. हम पहले भी महावीरा के बारे में हम जान पाएँ कि ये जैनिज़्म के लिए बहुत कुछ किए हैं. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी. 2 to 3 पॉइंट्स भी इन्होंने बताए थे कि हम कैसे इन चीज़ों को अगर मानकर चलते हैं तो कैसे हम भक्ति भावना जो पहले से चली आ रही है वेदास की, उसको किए बिना भी हम एक अच्छा कर्म से सब कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो हमें डीप डाउन जाना पड़ेगा. उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म. उसके बाद बात करें अजातशत्रु की, जो नेक्स्ट मैंने कहा था कि अजातशत्रु ने लास्ट में जाके कौशला के साथ हालात अच्छे नहीं रखे और कौशला को टेक डाउन किया. अजातशत्रु was remarkable for his military conquest. He fought against Kosala and Vaishali. He won a great success against a formidable confederacy led by Lichavis of Vaishali. This had increased his power and prestige. This war lasted for about 16 years. It was a time Ajatasattu realized the strategic importance of the small village Patali Grama, future Patliputra. He fortified it to serve as a convenient base of operations against Vaishali. वैशाली के साथ जो लड़ाई हुई वो 16 साल तक चली, ठीक है. और उस बीच जो इनका रुकने का ठहरने का जो बेस था वो बना पाटलीग्रामा. उसको लास्ट में इन्होंने कैपिटल भी बनाया था पाटलिपुत्र, ठीक है. यहाँ से हम जान सकते हैं पाटलिपुत्र का कैपिटल कैसे वो उभर के आई, क्योंकि उस टाइम पे अजातशत्रु की लड़ाई चल रही थी लिच्छावीज ऑफ वैशाली के साथ, जो कि 16 साल तक चली थी, और उस बीच में रुकना पड़ा था पाटलीग्रामा में, जो कि इनका बेस बन चुका था. आगे हम चले बुद्धिस्ट और जैन्स की बात करें. बुद्धिस्ट और जैन्स की बात करें तो बोथ क्लेम करते हैं अजातशत्रु वाज अ फॉलोअर ऑफ देयर रिलीजन. तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, अजातशत्रु जो है उसने कौशला और वैशाली के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते भाई 16 साल हो गए लड़ाई करते हुए. भाई 16 साल लड़ाई करते करते वो कहाँ रुके? पाटलीग्रामा, जो फ्यूचर पाटलिपुत्र बोला जाता है. भाई लोग बोलते हैं भाई बुद्धिस्ट और जैन के भी बहुत बड़े फॉलोअर थे भाई अजातशत्रु जी. चलो हम आगे चलते हैं. ये तो बिगनिंग थी उनकी फॉलोअरिज्म का. ये भी कहा जाता है कि वो मिले भी थे गौतम बुद्धा जी को. ही इज सेड टू हैव मेट गौतम बुद्धा. दिस सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर ऑफ बरहुत according to the Mahayamsa. He constructed चैत्यास एंड विहारास. चैत्यास एंड विहारास को आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि मॉन्क्स के रहने के लिए जगह और उनको पूजा करने के लिए जगह, ठीक है. चैत्यास एंड विहारास. He was also instrumental in the convening of the first Buddhist council at Rajgriha soon after the death of Buddha.
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, बहुत बार सवाल भी आता है लॉन्डो, तो भाई याद कर लो इसको। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह जो थी, किसने करवाई थी? अजातशत्रु जी ने। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भैया? कहाँ हुई थी? लिखा नहीं है राजगृह, तो राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ पे था? बिहार में था, ठीक है। अजातशत्रु किस चीज़ का था? कौन सी किंगडम का था? मगधा का था। तो सवाल कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उदयन। भाई अजातशत्रु जो चला गया उसके बाद उदयन कोई तो आएगा ना किंगडम संभालने भाई, तो उसका उदयन आया। He led the foundation of the new capital Patliputra situated at the confluence of two rivers Ganga and Son। देखो इसको पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाने का एक मतलब आम रीज़न नहीं था, बहुत बड़ा रीज़न है। मेजर थिंग इज दिस एरिया इज बिटवीन द गंगा एंड सोन रिवर एंड वी नो दैट एनी रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। और ये जो दोआब होते हैं ना, ये दीज दोआब्स आर सो फर्टाइल इन नेचर, तो कुछ भी ऐसा होगा तो वहाँ पे कैपिटल तो बनेगी ना बस, वहीं से तो पैसा आएगा, वहीं से उनका सिस्टम चलेगा। तो भाई उदयन ने आया, उसके बाद राजगृह पहले थी, उसके बाद नई कैपिटल बनाई पाटलिपुत्र, जो गंगा और सन रिवर के बीच की थी। लेटर इट बिकम फेमस एज इम्पीरियल कैपिटल ऑफ मौर्याज। बाद में जाके ये मौर्याज की भी कैपिटल बनी पाटलिपुत्र। उदयन सक्सेसर्स वर वीक रूलर्स, हेंस मगधा वाज कैप्चर्ड बाय शिशुनागा डायनेस्टी। Thus the Haryanka dynasty came to an end and Sasunaga dynasty came to power। तो अभी हम समझ सकते हैं भाई, अभी भाई ख़त्म हो गया अपना हरियांका डायनेस्टी, ख़त्म हो गया। अब इसमें ये नहीं है भाई मगधा ख़त्म हो गया, भाई हरियांका डायनेस्टी ख़त्म हुआ, जो मगधा के ऊपर राज कर रहा था। अभी मगधा के ऊपर नेक्स्ट राज जो करेंगे वो शिशुनागा डायनेस्टी राज करेगा। शिशुनागा डायनेस्टी जो कि सेकंड डायनेस्टी थी मगधा के ऊपर राज करने वाली, ठीक है। इनका जो क्रोनोलॉजी और जेनोलॉजी है इनका कुछ क्लियर नहीं है हिस्ट्रीज में, ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। शिशुनागा जो था उसने डिफीट किया किंग ऑफ अवंती को, विच वॉज मेड अ पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर। आफ्टर शिशुनागा द माइटी एम्पायर बिगिन टू कोलैप्स। बहुत छोटा सा डायनेस्टी था, बहुत कम समय तक चला था डायनेस्टीज का मगधा के ऊपर, तो थोड़े टाइम के बाद ये गिरने लगा, कोलैप्स हुआ। सक्सेसर जो थे इसका काकावर्मन और कालोसका। क्या नाम बोला मैंने? काकावर्मन और कालासोका, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, जो कि वो कहाँ थी? वैशाली में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ हुई? वैशाली में हुई, ठीक है। कालासोका जो था लास्ट रूलर था, उसको मार दिया गया था नंदा डायनेस्टी के फाउंडर ने। जो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था भैया? महापद्मानंदा। क्या नाम था उसका? महापद्मानंदा। तो हम देख चुके हैं कि मगधा में सबसे पहले हरियांका डायनेस्टी आई। हरियांका डायनेस्टी में हमने पढ़ा बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद हमने देखा उदयन आया। उदयन के आने के बाद जैसे जैसे उसके वीक सक्सेसर्स आते गए, उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया। और शिशुनागा डायनेस्टी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। शिशुनागा डायनेस्टी में कालासोका जो था लास्ट सक्सेसर था, जो भी सक्सेसर उसके रहे वो भी वीक थे। देन आफ्टर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी शिशुनागा डायनेस्टी के अंडर हुई और लास्ट में जाके कालासोका को मार दिया गया नंदा डायनेस्टी के फाउंडर ने, जो कि था महापद्मानंदा। तो नंदा डायनेस्टी, तो हम नंदा डायनेस्टी पढ़ रहे थे। नंदा डायनेस्टी का मैंने कहा कि महापद्मानंदा ने लास्ट रूलर को मार दिया शिशुनागा के, जो कि हमने अभी देखा था शिशुनागा डायनेस्टी में। फर्दर हम अगर आगे जाएं तो नंदा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर रहे महापद्मानंदा। ही अपरूटेड द क्षत्रिय डायनेस्टीज इन द नॉर्थ इंडिया, अज्यूम द टाइटल एकरथ, ठीक है। क्षत्रिय डायनेस्टीज़ का एक तरह से रूट या मतलब बीज रखा उन्होंने नंदा डायनेस्टी ने, जो कि फर्दर जाके बहुत बड़ी डायनेस्टी बनी और मगधा पे बहुत अच्छी तरह से राज भी किया है इन्होंने। पुराणास कहते हैं कि महापद्मास के कॉन्क्वेस्ट
पुराणास में भी बहुत बार बताया गया है महापद्मास के लड़ाइयों के बारे में, कन्क्वेस्ट के बारे में। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन क्या है? हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा रेफर्स टू द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदास। ठीक है, थोड़ा पेनिसुलर पार्ट में जाएंगे तो उड़ीसा के पास या फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो कलिंगा पड़ता है। कलिंगा को भी इन्होंने अपने पास कन्क्वेस्ट किया था, जो कि हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन में लिखा गया है। इंक्रिप्शन से आप समझ सकते हैं ये इंक्रिप्शंस ही हैं जिनके द्वारा हम जान पाए हैं, यही स्टोन कल्चर्स या स्टोन्स के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं या स्टोन रॉक एडिक्ट्स हैं, इन्हीं से हम जान पाए हैं कि हिस्ट्री में हुआ क्या था। ठीक है, किताबों से, इंक्रिप्शन से हम हिस्ट्री को और अच्छे से जान पा रहे हैं, और आज भी हम इन्हीं इंक्रिप्शंस के द्वारा जान पा रहे हैं। तो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन की बात करें तो उसमें कलिंगा की कन्क्वेस्शन की बात हुई है। मैनी हिस्टोरियन बिलीव डेट कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ डेक्कन वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ नंदास। डेक्कन की जो बात कर रहे हैं, डेक्कन आप समझ सकते हैं, ये जो पार्ट है हमारे इंडिया का, इस पार्ट को हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये वाला जो रीज़न था यहाँ तक का मान सकते हो। यहाँ तो आगे ऐसे ऐसे करके वो जो भी इंडिया बनता है, ठीक है, चला गया, बन नहीं रहा है अभी मेरे से, यहाँ स्पेस कम है। तो समझ सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू भी पार्ट था, ये तो पहले से पार्ट था ही, बहुत आगे तक फैला हुआ था, यहाँ तक पूरा पार्ट था ये मगधा रीजन का। तो मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट कंसीडर नंदा पोर्शन वाज डेक्कन वाज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ नंदास, देयरफॉर द महापद्मानंदा मे बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर। आगे बताएं तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महापद्मानंदा रूल्ड अबाउट 10 ईयर्स। 10 सालों तक महापद्मानंदा ने रूल किया। आगे उसके 8 सन्स ने भी रूल किया। लास्ट रूलर वाज धनानंदा। धनानंदा जो था वो लास्ट रूलर था। ही केप्ट द मगधन एम्पायर इंटैक्ट एंड पोसेस्ड अ पावरफुल आर्मी एंड इनॉर्मस वेल्थ। The fabulous wealth of Nandas is also mentioned by the several sources. Enormous wealth of the Nandas is also referred to in the Tamil work Ahannaru. Enormous wealth जो नंदास के पास थी, उसमें उसका जो भी प्रचलन हुआ है, जो भी लिखा गया है उसके बारे में, वो अहन्नारू में लिखा गया है, जो तमिल संगम वर्क है, जो कि एक तरह की पोइट्री है संगम एज की। ठीक है, पोइट ममनालूर, ममलनार। The flourishing state of agriculture is the Nanda dominions, and the general prosperity of the country must have brought to the royal treasury enormous revenue. The oppressive way of tax collection by Dhanananda was resented by the people. तभी कहा जा रहा है कि भाई धनानंदा के अंडर जो नंदा डायनेस्टी पूरी चल रही थी, वही वो टैक्सेस तो लेते थे भाई, पूरा सिस्टम चलाना है उनको, टैक्सेस लेते थे, बट लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हो चुके थे, बहुत ज़्यादा नाखुश हो चुके थे, बिटरनेस आ चुकी थी उनमें, और उसी चीज़ का एडवांटेज लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य जो उनके साथ थे, जिन कौटिल्य जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य चलते थे, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, तो धनानंदा जी लास्ट रूलर थे। टैक्स कलेक्शंस करते थे धनानंदा जी, या फिर जो भी टैक्स रहता था धनानंदा जी के टाइम पे, उसकी वजह से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मतलब लास्ट में जाके हमें ये पता लगता है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की हेल्प से नंदा डायनेस्टी या फिर पूरा मगधा रीजन को ले लेते हैं। बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? निश्चित बाय पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द नंदा रूलर। दिस इज पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द नंदा रूल। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम एट द अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। आगे हम बात करें पर्शियन इन्वेजन्स की बात करते हैं। पर्शियन इन्वेजन्स में साइरस था फर्स्ट 558 टू 530 BC में। ठीक है, साइरस द ग्रेट वाज द ग्रेटेस्ट
conqueror of the Achaemenid Empire. The first conqueror who led an expedition entered to India was he captured the Gandhara region. गंधारा रीजन हम मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो ये है, ये जो ऊपर का रीजन था ना, यहाँ पे गंधारा रीजन था, ठीक है, यहाँ पे गंधारा रीजन था, तो उसको सबसे पहले कैप्चर किया था। सबसे पहले तो ये पूरा इंडिया एक पार्ट था ना, दिस इज कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो दिस होल एरिया इज पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम मतलब कहते हैं ना भारत। खैर, ऑल इंडियन ट्राइब्स टू द वेस्ट ऑफ द इंदुस रिवर, ऑल इंडियन ट्राइब्स, अब इंदुस रिवर बहती है लास्ट में जाके ऐसे होती है, ऑल इंडियन ट्राइब्स वेस्ट ऑफ द इंदुस रिवर, वेस्ट, वेस्ट की बात कर, वेस्ट ऑफ द इंदुस रिवर सबमिटेड टू हिम पेड ट्रिब्यूट। जितने भी यहाँ के लोग थे जो इंदुस रिवर के, मतलब मान सकते हो पाकिस्तान का एरिया, अफ़गानिस्तान का एरिया, तो ये जो रीजन था पूरा वो मान चुके थे उन लोगों को, जो भी इंडियन ट्राइब्स थे उस टाइम के। उनके सन थे कैम्बिसेस, उसको भाई समय नहीं था भाई, बोला कि अब आप कुछ भी कर रहा है यार, छोड़ो ना यार, तो वो चला गया भाई, छोड़ दिया उसने। उसका डायरिस है, साइरस का ग्रैंडसन था डायरिस, उसने पंजाब और सिंध को अनेक्स किया, ठीक है, 20th सत्रापी ऑफ एम्पायर। उसको रेक्सस आए, स्ट्रेंथन किया इंडियन प्रोविंसेस को। उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ पर्शियंस स्लेकन इन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। उसके बाद पर्शियंस का जो कंट्रोल था कम पड़ गया जैसे ही अलेक्जेंडर इंडिया में घुसे। अब अलेक्जेंडर की बात करेंगे हम, थोड़ी सी अलेक्जेंडर की बात करेंगे। The Persian invasion provided an impetus to the growth of Indo-Iranian commerce. Also, it prepared the ground of Alexander invasion. The use of Khroshi script in the form of Iranian had become popular in the northwestern. मैंने कहा था ना नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब आपको मैंने कहा जो ये इंडिया है, इंडिया के इस तरफ, इंदुस के इस तरफ का पूरा जो रीजन है उसकी बात ये कर रहा है, जब वहाँ पे इरानियन राइटिंग जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। सम ऑफ द अशोका एडिक्ट्स वाज रिटन इन दैट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का नाम क्या बोला गया, स्क्रिप्ट का नाम था खरोशी स्क्रिप्ट, ठीक है। वी आर एबल टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट एंड द आर्ट ऑफ मौर्याज, particularly the monolithic pillars of Ashoka and the sculptures found on them. The very idea issuing edicts by Ashoka wording used to edicts traced to an Iranian influence. In short, the Iranian connection with India proved more fruitful than the short-lived Indonesian-Macedonian contact. अभी हम थोड़ा जानेंगे अलेक्जेंडर के बारे में, जो कि मैकडोनिया कॉन्टैक्ट की यहाँ बात कर रहे, तो इसने बताया अभी कि ईरानियन कनेक्शन हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रहा मैकडोनियन कॉन्टैक्ट से, मतलब अलेक्जेंडर इन्वेजन्स से ज़्यादा फ्रूटफुल हमें पर्शियन कर रहा था, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी निकालेंगे इसको। तो अलेक्जेंडर इन्वेजन पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं उस टाइम की। अलेक्जेंडर फ्रॉम मैकडोनिया इन्वेडेड इंडिया, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इन्वेजन देयर वाज अ number of several kingdoms, small kingdoms in the northwestern. The lead kings was Ambi of Taxila, the ruler of Abhisara, the Porus who ruled the region between the rivers of Jhelum and Chenab, who ruled the region between कौन था, Porus था। There were many republic states like Nysa. In short, the northwestern India remained the most disunited part of India and the rulers were fighting with one another. तो वन अनदर से लड़ाई करते थे, उसके लिए बहुत मुश्किल था उसके लिए। Yet it was not easy for the Alexander to overcome so many sources of opposition. तो बहुत मुश्किल था बॉस, पूरा डिसयूनाइटेड था अपना नॉर्थ ऊपर से। कॉज ऑफ इन्वेजन जान लेते हैं भाई। Alexander ascended the throne of Macedonia after the death of Father Philip, 334 BC. He conquered the whole Persia by defeating Darius III को हरा के in the Battle of Arbela. He also aimed at the further conquest eastwards and wanted to recover the lost Persian satrapy of India.
भाई जो मैंने कहा वहाँ पे पर्सनल सत्रापी जो चली हुई थी वहाँ, उसको हटाने के लिए यहाँ पे आया था गुरु। द राइटिंग ऑफ ग्रीक ऑथर्स लाइक हेरोडोटस फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड अलेक्जेंडर। जियोग्राफिकली बहुत अच्छा था, तो वेल्थ बहुत अच्छी थी, इसलिए उसका आने का मन था। जियोग्राफिकल नॉलेज थी उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको लगता था कि अगर मैं इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर लूँगा तो पूरा ईस्टर्न बाउंड्री मेरा हो जाएगा और पूरा मुट्ठी में आ जाएगा मेरी। बैटल ऑफ हाइडास्पासिस की बात करें, जो कि झेलम की बात कर रहे हैं, पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, मैंने कहा था झेलम, ये सब कुछ बीच में झेलम और चेनाब के बीच में पोरस है, पोरस उसका राजा है, उसके साथ लड़ाई हुई, उसको लास्ट में इसने हरा दिया। कहाँ पे हुई लड़ाई? प्लेन्स ऑफ कारी, प्लेन्स ऑफ कारी। अलेक्जेंडर जो था, इम्प्रेस्ड बाय द करेज एंड हीरोइज्म ऑफ इंडियन प्रिंस, ट्रीटेड हिम जनरली एंड रीइंस्टेटेड ऑन हिज थ्रोन। लड़ाई हुई, बंदा जीत गया। कौन जीत गया भाई? अलेक्जेंडर जीत गया। उसने बाद में वापस लौटा दिया पोरस को, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर कंटिन्यूड हिज मार्च एज फार एज द रिवर ब्यास, एनकाउंटरिंग द ऑपोजिशन टू द लोकल ट्राइब्स। He wanted to proceed still further eastwards toward the Gangetic Plain, but he could not do so because the soldier refused to fight. भाई लड़ाई करने को मना इसलिए किया गया था कि भाई बंदे डर गए थे नंदा डायनेस्टी से। नंदा डायनेस्टी से उस टाइम पे बंदे डर गए थे, बहुत बड़े बड़े हाथी थे, इतनी बड़ी उनके पास सेना थी। उसके बाद उसने वापस जाने का फैसला लिया, वापस चला गया। वापस जाने तब इंदुस के बियॉन्ड तो वो जा चुका था, वहाँ तक तो पहुँच गया, बट आगे जाके उसको बेबीलोन में जाके वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वहाँ पे जाके बीमार पड़ गया और मर गया, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या रहे अलेक्जेंडर इन्वेजन के? अलेक्जेंडर इन्वेजन का सबसे बड़ा इफेक्ट यही रहा कि द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर वाज इट एनकरेज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्याज। द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टू एन एंड। तो मतलब तुम्हें कहा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लग लग ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट बन रहे थे, तो अभी उन्होंने कहा ये क्या है छोटा छोटा पार्ट यार, अभी इसमें यूनिफिकेशन चाहिए, समानता चाहिए। पॉलिटिकली ये अलग अलग, यहाँ अलग पॉलिटिकल चल रहा है, यहाँ पॉलिटीज़, यहाँ पॉलिसीज अलग चल रही है, यहाँ पॉलिसीज अलग चल रही है, पूरे रीजन में एक पॉलिसी चलेगी। इनकरेज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्याज। The system of small independent states came to end, ठीक है बेटा, came to end। The routes opened by Hind and naval exploration increased for the facilities between trade between India and West Asia. His aim for annexing northwest India was not fulfilled due to his premature death. His authority in the Indus Valley was short-lived because of the expansion of Mauryan Empire under the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya। जैसे हम देख सकते हैं आगे, द कैपिटल ऑफ मगधा क्या थी? हमने कैपिटल देखी थी मगधा की, स्टार्टिंग में राजगृह थी। और जब अजातशत्रु आया था उसके नहीं सॉरी उदयीन जब आया था अजातशत्रु के बाद, तब इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा भी बनी थी, ठीक है, याद रखना। नंदा डायनेस्टी वाज प्रीसीडेड बाय मौर्यस। कैसे प्रीसीड ऐसे करी कि इसमें अलेक्जेंडर जी आ रहे थे, अलेक्जेंडर जी की लड़ाई हुई पोरस के साथ, पोरस जी हार गए, उसको वापस कर दी गई, पोरस को उसने वापस कर दिया, जो भी था वो हारा नहीं हारा उसको वापस कर दिया, ठीक है, जाने दो। जैसे जैसे वो आगे बढ़े ब्यास नदी के पास पहुँचे, ब्यास नदी के पास जैसे ही वो पहुँचे उसके बाद उसके सेना डर गई। डरने के बाद उसकी सेना ने सोचा चलो ठीक है वापस चलते हैं। अलेक्जेंडर मान गया, जैसे वापस पहुँचा, वापस जाने में बेबीलोन में जाके वो बीमार पड़ गया और वो मर गया, ठीक है, मर गया। ये रीज़न था। देन आफ्टर क्या हुआ कि आपको पता था कि हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, हर चीज़ में, तक्षशिला में, पोरस में, हर जगह अलग अलग थी। तो उसका फ़ायदा उठा के कौटिल्य
एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको टेक ओवर किया, यूनिफिकेशन कर दिया स्टेट्स का, पॉलिसीज़ का यूनिफिकेशन कर दिया, तो मौर्यस वहाँ पे आ गए। अजातशत्रु जो थे हर्यांका डायनेस्टी के थे। लास्ट रूल ऑफ नंदा धनानंदा थे, धनानंदा यहाँ लिखना चाहिए, धनानंदा। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज एट वैशाली 323 BC। अलेक्जेंडर डाइड एट द बेबीलोन। उदयना जो थे, मैंने आपको कहा उदयना के टाइम पे ही पाटलिपुत्र बना था। उदयना जो थे वत्सा के थे, नहीं सॉरी, उदायीन जो थे मगधा के थे, हरियाणा डायनेस्टी के। उदयना जो थे वो तो वत्सा के थे। प्रद्योता जो थे वो थे अवंती के। प्रसन्नजीत कोसाला के और बिंबिसारा मगधा के। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट alone is right. Alexander defeated Porus and annexed his kingdom. Alexander defeated Porus and treated him rigorously. अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया और बहुत ही जेनरसली उसको वापस कर दिया गया। ठीक है, ज़ेरस की बात करें, ज़ेरस वाज द फर्स्ट ग्रीक, नहीं, दारियस था, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। बैटल ऑफ एडफस फ्रॉम द फोर्ट ऑफ कैरीप्लेन, एकदम ट्रू है, बताया था आपको मैंने। अलेक्जेंडर एनेक्स द पोर्शन ऑफ गंगनेटिक वैली बिफोर हिज डिपार्चर, फॉल्स। गंगनेटिक वैली तो पहुंच ही नहीं पाया ना भाई वो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लोज करते हैं इसको, देन आफ्टर मॉडर्न एम्पायर पढ़ेंगे।